नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की तीसरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। प्रथम चैप्टर आपका सत्ता की साझेदारी थी एवं दूसरी चैप्टर संघवाद था। यदि वो दोनों चैप्टर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें बारी-बारी से, फिर इस चैप्टर पर आएँ, ताकि आपको समझ आसानी से बने। ठीक है? इस चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले। तो आप जाति से अनभिज्ञ नहीं है। आप जिस समाज में है, उस समाज में जाति सूचक शब्दों का हमेशा प्रयोग किया जाता है ना? कि कौन किस जाति से है। धर्म, जिसे आप जानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? तो ये सब जो है एक विशेष धर्म को पालन करने वाले लोग होते हैं। और लैंगिक मसले, लैंगिक अर्थात देखिए, लैंगिक में 3 तरह के लैंगिक मसले हो सकते हैं। पहला क्या? पहला हो जाएगा आपका स्त्री भी जो है स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं स्त्री। दूसरा क्या? पुरुष। एवं तीसरा क्या है? जो ट्रांसजेंडर होती हैं, है ना? जो ना स्त्री होती है ना पुरुष होती हैं, तो उनसे संबंधित मुद्दे। समाज में यही 3 तो लोग रहते हैं, है ना? या तो पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर। तो इन तीनों के मसले क्या-क्या हैं? तो इन सभी समस्याओं को इसमें समझने का, पढ़ने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है? आइए। परिचय देते हुए कहता है, क्या कहता है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। याद रखिएगा, आप किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सामाजिक विविधता को आप खतरे के नजरिए से देखते हैं, तो फिर खतरा तो आपके अपने परिवार में भी विविधता होती है। एक परिवार में भी भांति-भांति विचारधारा के लोग पाए जाते हैं, है ना? उनकी आपस में नहीं बनती है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि परिवार टूट जाए। उसी प्रकार जो समाज होता है, समाज में विविधता होती है और लोकतांत्रिक देश में भी विविधता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि देश टूट जाए, है ना? ये खतरा नहीं होती है। समझ का फेर है, आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो खतरा बिल्कुल नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति, राजनीति में देखेंगे कि समाज में जो असमानताएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है ना? आपको साफ-साफ दिखेगा भाई समाज में क्या है? असमानता है। इसका इससे आपका परिचय होगा कि भाई असमानता है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है ना? कई बार क्या होगा ये? लोकतंत्र के लिए लाभकर होगा। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। साफ-साफ बता दिया कि जो विचार है, जो अभिव्यक्ति है ना? कि लोकतंत्र में समाज में हमारे असमानता है और यह जो है किस प्रकार हमारे देश में, ठीक है, लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परिभाषित होता है, परिलक्षित होता है, उसे समझने का हम प्रयत्न करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक समानताओं पर गौर करेंगे, है ना? ये है क्या? लिंग, धर्म और जाति। क्या-क्या है? लिंग, धर्म और जाति। ये 3 जो है सामाजिक असमानताएं हैं और इन पर हम गौर करेंगे। इनसे संबंधित आधारित इन पर आधारित सामाजिक जो विषमताएं हैं समाज में, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, राजनीति में किस प्रकार इनका उपयोग होता है, हम इस पर बारी-बारी से क्या करेंगे? गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश भी करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग-अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह। तो हम दोनों पक्ष, है ना, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पे स्त्री शक्ति का उद्घोष करता बंगाल का एक पोस्टर है, बताया है कि किस प्रकार जो है स्त्री जो है, देख रहे हैं यहाँ पे जकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें शक्ति है ना? और इतनी सारी जिम्मेवारियों को वो लेकर के वो आगे बढ़ रही है। देखिए कहानी शुरू होती है यहाँ से। देखिए यहाँ एक चीज पहले हम देख लेते हैं, जो साइड में शब्द दिए हैं उनको पहले देखना चाहिए। श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए श्रम क्या होता है? श्रम होता है लेबर। श्रम होता है लेबर इंग्लिश में, हिंदी में समझे तो, और मेहनत समझ लीजिए इसको, है ना? तो उसका भी लैंगिक आधार पर विभाजन हो रखा है ना? जैसे आप सुनते होंगे कि स्त्रियों को घर में कार्य करने चाहिए, पुरुषों को बाहर काम करने चाहिए, स्त्रियों को यह काम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को यह काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों ने क्या कर रखा है? लैंगिक विभाजन कर रखा है। किसका? काम का, श्रम का, मेहनत का। आगे देखिए क्या कहता है कि काम
के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं, है ना। ये क्या है? एक तरह का श्रम का लैंगिक विभाजन ही तो है। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक जो असमानता है उसका यह रूप हर जगह नजर आता है, समाज में आपको नजर आएगा ही हर जगह। लेकिन राजनीति के अध्याय में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है, मतलब राजनीति में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है अक्सर। जो लैंगिक असमानता है उसको स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। मतलब यह मान लिया जाता है कि पुरुष जो है वो घर के बाहर सारे काम देखेगा और स्त्री जो है वो घर के भीतर के सारे काम देखेगी। ये मान लिया जाता है स्वाभाविक तौर पर, है ना। उसे परखने का पहचानने का प्रयास नहीं किया जाता है अक्सर। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। अब देखिए यहाँ नए नए शब्द आए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। कौन से शब्द? देखिए, ऐसा यहाँ कहता है कि ऐसा मान लिया जाता है ना। असमानता का जो आधार होता है वो स्त्री और पुरुष, इसकी जैविक बनावट नहीं, मतलब स्त्रियों की जो बनावट है जिस प्रकार से या पुरुषों की जैसे बनावट है वो कारण नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़ छवियां है। रूढ़ छवि मतलब जो पुरानी विचारधारा है, रूढ़ मतलब बहुत पुरानी, है ना। बहुत पुरानी मानसिकता है, माइंड में बैठी हुई है कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, पुरुषों को बाहर काम करने जाना चाहिए। ये जो पुरानी छवियां है ये पहले से तय है। तयशुदा मतलब पहले से तय है। ये सामाजिक भूमिकाएं हैं, समाज में कौन क्या करेगा इसके कारण है, ठीक है। ये जैविक बनावट के कारण नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कहता है। राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? देखिए, राजनीति तो नहीं है, लेकिन इससे आपको महिलाओं से संबंधित राजनीति को समझने में क्या होगी? सहायता मिलेगी। यहाँ बच्ची क्या कहती है, क्यों नहीं? अगर राजनीति का मतलब सत्ता है, शक्ति है, तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक से मानना चाहिए। मतलब ये प्रश्न डायरेक्टली उठाया जा रहा है कि अगर परिवार में पुरुष को अगर शक्ति प्राप्त है, वह सारे निर्णय करता है, तो इसे भी क्यों ना राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा जाए, है ना। देखिए, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। निजी मतलब क्या होता है बताइए? निजी मतलब होता है प्राइवेट, आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, प्राइवेट आपका खुद का, समझ रहे हैं। और सार्वजनिक मतलब होता है सबका। निजी मतलब स्वयं का, खुद का, सार्वजनिक मतलब सबका। तो इस प्रकार जो विभाजन है वो कैसे हो रखा है समझते हैं। देखिए, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण अर्थात उनका देख रेख, खान पान सबकी व्यवस्था करना। पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता, मतलब यह माना जाता है कि उनके मन में बैठा दी गई है। क्या बैठा दी जाती है? कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने में है, मतलब घर चलाने में है, और बच्चों का पालन पोषण करने की है। ये शुरू में ही मन में क्या किया जाता है बच्चों का? जब पालन पोषण किया जा रहा होता है, जब वो छोटे होते हैं, तो उनके मन में ये बातें बैठा दी जाती है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अर्थात परिवार में ही इस चीज की बंटवारा पहले ही कर दिया जाता है कि तुम जो हो, लड़की हो, तो तुम गृहस्थी के कार्य देखोगे, और तुम अगर पुत्र हो या पुरुष हो तो तुम बाहर के कार्य देखोगे। ये लैंगिक विभाजन श्रम का अधिकतर परिवारों में पहले से ही कर दिया जाता है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना, ये सब आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, मर्द भी घर के सारे काम कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है ना। ऐसा तो नहीं है कि मर्द जो है वो घर के सारे काम नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो यह सोचते हैं, क्योंकि उनके माइंड में, उनके दिमागों में बचपन से ये बैठा दिया गया है उनके परिवारों द्वारा कि ये काम कौन करती हैं? औरतें ही करती हैं। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों, है ना, सिलाई कटाई के लिए इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी, ध्यान दीजिएगा, मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अब देखते हैं कि आपको मिल जाएंगे जो दर्जी होते हैं कटाई करते हुए, कपड़े सिलते हुए, ये ज्यादातर पुरुष आपको मिल जाएंगे बाहर में। पर यही काम घर पर जब सिलाई का करना हो तो मर्द कहते हैं क्या कि यह काम किसका है? स्त्रियों का है।
अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष ही तो होते हैं। आप देखे होंगे अपने आसपास, है ना, जितने रेस्टोरेंट में जाते होंगे ज्यादातर जो आपको रसोइये मिलते होंगे पुरुष ही होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो, ऐसा भी तो नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने के लिए खेत में खटने तक का काम करती है, मतलब खेतों में भी काम करती हुई आपको नजर आ जाएंगी महिलाएं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम भी तो कर रही है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर भी तो जा रही है। ये सब देखने को आपको मिलता ही होगा। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। ये एक वो है क्या समस्या है कि उनके कार्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। श्रेय अर्थात वो जितना मेहनत करती हैं स्त्रियां उतना उनको क्रेडिट नहीं मिलता है ना, जो अनुचित है, गलत है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा, श्रम का जो ये बंटवारा हो रखा है इस तरह से, इसके बंटवारे का अर्थात विभाजन का नतीजा क्या होता है? नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई है। ध्यान समझिएगा, औरत कहाँ सिमट के रह गई है? घर की चारों दीवारों के भीतर सिमट के रह गई है, और बाहर का सार्वजनिक जीवन जो है वो पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मतलब पुरुष कहते हैं कि बाहर की जिंदगी कौन जिएगा, मैं जीऊंगा, कि मैं बाहर जाता हूं, तुम घर में ही रहो, घर के सारे कामकाज देखो। मनुष्य जाति की आबादी में औरतें जो हैं, ठीक है, इसका हिस्सा आधा है। ध्यान दीजिएगा, इसका हिस्सा आधा है, अर्थात जितने भी कार्य होते हैं उनमें पुरुषों से ज्यादा, आधा से क्या, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा होता है महिलाएं इससे ज्यादा कार्य करती है। वो घर बाहर परिवार सबको संभालती हैं, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। तो आप देखेंगे कि बाकी सारे कामों में आधा या उससे भी ज्यादा है, पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगभग शून्य है, बिल्कुल नहीं है। आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कितने ही कुछ एक गिने चुने परिवार होंगे जिनके माता पिता या जिनकी माताएं जो है या बहनें जो हैं वो राजनीति में कदम रखी होंगी। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है ना, ज्यादा से ज्यादा समाज में आपको यही सब देखने को मिलता है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, अर्थात पुरुष ही बाहर के सारे कामों में हिस्सा लेते थे, चाहे वोट देना हो, चाहे आपको उनको चुनाव लड़ना हो, है ना, चाहे सार्वजनिक पदों के लिए किसी चुनाव लड़ने के अलावा नेता बनना हो, इस सारे काम में पुरुष ही हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभर गए। लैंगिक मुद्दे उभरना मतलब वो मुद्दे सामने आए कि महिलाओं ने भी आवाज उठाना शुरू किया अपने अधिकारों के लिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। क्लियर है? विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन भी हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, राजनीतिक और वैधानिक अर्थात कि भैया कानून के अनुसार हमें भी क्या मिले, राजनीति में भी अधिकार मिले, और वैधानिक अर्थात विधान अर्थात कानून में भी हमको क्या मिले, हमको सम्मान मिले, है ना, ऊंचा उठाया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। क्या की गई कि भैया हमारे लिए महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिले, है ना, इसकी मांग की गई। मूलगामी बदलाव, जो शुरुआत के बदलाव थे, उनकी मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, है ना, कि महिलाओं ने कहा कि हम भी तो घर पर सारा काम करते हैं, तो परिवार में भी हमें क्या मिले, बराबर हक मिले, बराबर हिस्सेदारी मिले। जो परिवार में संपत्ति है उस संपत्ति में भी क्या मिले, हमें बराबर हिस्सेदारी मिले। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया। क्लियर है? तो ये जो आंदोलन हुए, इन्हीं आंदोलनों को क्या कहा गया, नारीवादी आंदोलन कहा गया। ऊपर में एक चित्र है जिसको समझ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, स्त्रियों के लिए पुरुष जो है अपने अपने मन में अलग अलग जो है
क्या बोलते हैं, छवि बना रखते हैं। जैसे टीवी सीरियल के निर्माता जो होते हैं, जो सीरियल बनाते हैं, उनका ये मानना है कि जो आदर्श दर्शक होते हैं ना, वो इस तरह से खूब आराम से खाते पीते मोटे अच्छे परिवार में समझिए कि अमीर परिवार में रहते हैं, और खूब शरीर जो है मतलब इनका काफी फैला होता है, ज़्यादा काम काज नहीं करते हैं और बैठ के क्या देखते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं। ये उनका मानना है। और इन्हीं के परिवार जैसा वो क्या दिखाते हैं, कहानी दिखाते हैं, ताकि इनको इनको उस कहानी से जुड़ाव महसूस हो सके, तो उन्होंने अपना एक छवि बना लिया है। जो फैशन उद्योग है, वो कहते हैं कि आदर्श सुंदरी वो है जो इस प्रकार के कपड़े वगैरह पहने, इस तरह से बालों को रखे, इस तरह से मेकअप वगैरह करे, है ना? तो एक उन्होंने एक अलग छवि बना रखी है। उसके अलावा महिलाओं को जो समाज के लिए आदर्श गृहिणी होगी, वो इस प्रकार से सारे काम को करती होगी, है ना? सारे काम घर के कर लेती होगी, तो वो आदर्श गृहिणी होगी। तो इस तरह से छवि बना रखी है। भावी सास-ससुर जो हैं के लिए आदर्श दुल्हन क्या है, जो अपने साथ क्या-क्या लाए, टीवी लाए, कार लाए, है ना? और कंप्यूटर मतलब फ्रिज, मतलब वो दहेज का सामान लाए। उसको लगता है कि महिलाएँ जो हैं वो पैसे की पोटली हैं, वो दहेज लेकर बहुत सारा आएँगी, बहुत सारा पैसा लेके आएँगी। नियोक्ता और पुरुष सहकर्मी क्या सोचते हैं कि भैया हमारे साथ जो महिलाएँ हैं, है ना? आदर्श कर्मचारी वो कितनी वो पास में होनी चाहिए और वो सुंदर दिखनी चाहिए, है ना? तो वो पुरुष जो है एक छवि बना कर के कहीं पहुँचते हैं, जो क्या है, किसी के विषय में एक बात बच्चे ध्यान रखिएगा आप पढ़ते हुए, किसी के विषय में अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कौन-सा शब्द बताया हमने? पूर्वाग्रह। ये क्या था? ये पूर्वाग्रह था। मतलब आपने पहले ही एक अंदाज़ा लगा लिया कि अगले को ऐसे होने चाहिए, अगला ऐसा होना चाहिए, अगला ऐसा होना चाहिए। और यदि आपको उस रूप में वो नहीं मिलता है, तो आपको क्या होता है? आपको कष्ट होता है, आपको दुःख होता है कि अरे ये तो ऐसा है नहीं। मतलब अगर कोई आदर्श नारी, कोई गृहिणी, आप ये समझिए, कोई गृहिणी अगर ये सारे काम नहीं कर पा रही ठीक से, तो आप कहेंगे कि वो आदर्श नारी नहीं है ना? वो आदर्श गृहिणी नहीं है, ठीक है? कोई लड़की अगर सुंदर हो, है ना? लेकिन वो इस तरह से मेकअप करना उसे अगर पसंद ना हो, और इस तरह से कपड़े वगैरह पहन करके रैप-वैप करना पसंद ना हो, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो आदर्श सुंदरी हो ही नहीं सकती, है ना? तो हो सकता है ये जो काम करने वाली स्त्री हो, ये अधिक सुंदर हो और ये कम सुंदर हो। वैसे सुंदरता का कोई मोल होता नहीं है ना? सुंदरता का कोई मोल नहीं होता है, ये देखने वाले के नज़र के ऊपर निर्भर करता है। कई बार क्या होगा कि कुछ चीज़ें कुछ को पसंद होती है, कुछ को नहीं पसंद होती है। जो कुछ को नहीं पसंद है, वही चीज़ें कुछ को पसंद भी तो है। तो इस सुंदरता का भी कोई पैमाना नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, एक पूर्वाग्रह बना रखा है ना? समाज में क्या कर रखा है? पूर्वाग्रह बना रखा है ना? चुनिए आप इनमें से कौन है? तो आप चुनिए इनमें से आप कौन है? ठीक है? आइए आगे देखते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति। और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की क्या कर रखी है, भूमिका को बढ़ाने में क्या किया है, मदद किया है। तो इस प्रकार जब महिलाएं क्या हुई हैं, महिलाएं राजनीति में अपना विचार रखना शुरू की, राजनीति से जुड़ना प्रारंभ की, तो इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी होना शुरू हो गया, लोग बात करना शुरू कर दिए, है ना? और फिर महिलाएं जो है उनकी भूमिका को बढ़ाने में क्या मिली है, सहायता मिली है। आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रबंधक, डॉक्टर इंजीनियर पता ही है आपको, प्रबंधक बोलते हैं जो मैनेजर होता है, मैनेज करता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जो हैं, इन जैसे पेशों में बहुत सी जो महिलाएं हैं हम उनको पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। मतलब पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित थे कि महिलाएं नहीं कर सकती यह काम, जबकि आज हम देखते हैं महिलाएं इस काम को बड़े ही प्रेम से सरलता पूर्वक आसानी से कर लेती हैं, जबकि कई पुरुषों से वो अच्छा करती हैं इन कामों को। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो आप ये देखेंगे, ये सारे जो देश देख रहे हैं, इन सारे देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी है ना? ताकि जो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है यहाँ पे, मतलब महिलाएँ काफ़ी हिस्सा लेती हैं इन सब चीज़ों में। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, खुद करे और खुद सीखे, तो आप खुद से कीजिएगा। आमदनी वाले गतिविधियाँ, समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनटों में, ठीक है? देखिए, पुरुष जो है यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है? आमदनी वाले काम में पुरुष कितने लगभग औसत देखिए यहाँ पर, एक दिन में कम से कम आप दिखा जा रहा है, दैनिक घंटे और मिनट में दिखा रहा है आपको, कि आपको यहाँ देखिए आंकड़ा, आमदनी वाले काम में महिलाओं की भागीदारी कम है, घर के काम में पुरुष का लगभग देखिए गायब ही है,
काम ही योगदान ही नहीं रहता है। और महिलाएं देखिए कितना योगदान करती है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, कौन आगे निकल जाएगा? देखिए 5 और 2 7, 740 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 630 आ जाएगा। दोनों काम करके भी पुरुष जो है उनसे महिलाएं आगे हैं। गप्पेबाजी में देखिए 1.25 में पुरुष ज्यादा आगे हैं, महिलाएं कम है। फिर भी बिना काम के फुर्सत के मतलब समय जो है बिना काम के जो गंवाते हैं, उनमें 3.40 ये पुरुषों के लिए है और 3.50 महिलाओं के लिए है। कि महिलाएं घर में फ्री ऐसे भी काम करने के बाद फ्री बैठती हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सोना, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह, तो इसमें भी जो है ना दोनों लगभग एवरेज ही है, औसत है, थोड़ा बहुत अंतर है ना। इसमें पढ़ाई वगैरह से जो है महिलाएं जो है ना। और सोने के मामले में महिलाएं क्या होती हैं? पिछड़ जाती हैं, उनको सोने को भी समय कम मिलता है, घर के सारे काम होते हैं, सुबह उनको जल्दी उठना होता है। तो महिलाएं हर प्रकार से जो है अपना अधिक से अधिक जो है परिवार में देती हैं और बाहर भी देती हैं। इसके बावजूद इन चीज़ों के लिए उनको श्रेय नहीं मिलता है। ये बहुत जो है दुखद है ना? अब देखिए ये आपको बता रहा है कि आप इसको करके देखिएगा, आप अपने परिवार में आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं कि आपकी जो माताजी हैं और आपके पिताजी हैं, उनमें देखिएगा कि अधिक काम कौन करते हैं। आपको साफ-साफ दिखेगा कि आपके माताजी जो हैं, अगर वो गृहिणी हैं, तो भी घर के काम सारे काम देखती हैं, और अगर वो बाहर नौकरी भी करती हैं, तो भी घर आकर भी वो सारे काम देखती हैं। ठीक है? चलिए, नारीवादी औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, है ना? तो नारीवादी कौन होते हैं? नारीवादी उन्हें कहा जाता है जो महिलाओं एवं पुरुषों के जो समान अधिकार है उनकी वकालत करते हैं, उनकी बात करते हैं कि दोनों को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है? देखिए, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ क्या हुआ है? सुधार हुआ है ना? पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। बच्चे, पितृ प्रधान क्या होता है? देखिए, पितृ अर्थात पिता, पितृ अर्थात पिता, और प्रधान मतलब जो मुखिया होता है ना? जैसे प्रधान जी, आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, प्रधान जी जो गांव में सरपंचों के जो हेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सरपंच या प्रधान बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना। उसी प्रकार पितृ प्रधान अर्थात जहाँ पिता मुखिया हो, पिता प्रधान हो घर का, तो ये हमारा समाज तो यही है, पिता को अधिक अधिकार देता है। जो महिलाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं हैं उनके साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। उनका क्या होता है? दमन होता है। दमन अर्थात उन्हें दबाया जाता है। दबाया जाता है किस प्रकार से? जैसे उन्हें उनकी कोई अगर इच्छा है, आकांक्षाएँ हैं, तो उनको यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह तुम्हारे लिए करना सही नहीं हो सकता है, और हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अब हम तुम्हें अगर इजाज़त नहीं दे सकते हैं तो क्या हो गया? उनकी इच्छाओं को दबाया गया ना बच्चे, है ना? महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र कितना है? 54% है। मतलब अगर पूरे भारत में अगर 100 महिलाएँ हैं तो उसमें 54% महिलाएँ ही पढ़ी लिखी है, जबकि पुरुषों में यह क्या है? 76% है ना? इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है ना? अधिक हायर एजुकेशन ले पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं, जब हम ध्यान देते हैं, जब स्कूल का परिणाम आता है परीक्षा का, तो हम देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने क्या की? बाजी मार ली। हाँ, बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है। लड़कियां टॉप कर जाती हैं और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर हमने देखा है कि लड़कियों का ही प्रदर्शन बेहतर होता है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता उनके परिवार में भरी पड़ी होती है। क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, है ना? इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि बढ़ावा कम दिया जाता है ना? भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। मतलब ऐसे समझिए कि पुरुषों को जितना तनख्वाह जितने आप उनको तनख्वाह दिया जाता है, उससे अ, थोड़ा कम ही तनख्वाह मिलता है। किनको? स्त्रियों को। स्त्रियों को अगर बराबर तनख्वाह चाहिए तो उनको 1 घंटा अधिक काम करना पड़ता है, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो महिलाओं को तो सही नहीं मिलते हैं। घर के सारे जितने काम करती हैं, हमारी माता जी हो जाए,
या हमारी पत्नी हो जाए, या फिर आप हमने तो इसको अपने परिवारों में आस पड़ोस में देखा है, आप समाज में आप भी देखते होंगे, आपके घर में आपके माता, आपकी बहनें, है ना, आपकी भाभी, जो भी कार्य करती होंगी, या आपकी पत्नियां जो कार्य करते हैं, सॉरी आपको तो शादी भी नहीं हुई होगी, सॉरी, तो जो भी मतलब आप देखते होंगे अपने आसपास की महिलाओं को, घर के सारे कार्य संभालती है, इसके बावजूद उनको उसका मेहनताना नहीं मिलता है, मेहनताना अर्थात मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं। और साथ ही पैसे ना मिलते हैं कोई बात नहीं, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। आप सबने कभी अपनी माताजी को, या फिर आपके परिवार में जितनी ही महिलाएं काम कर रही है उनको कभी धन्यवाद देना, उनको किसी न किसी तरह से खुशियां प्रदान करना, है ना, उनके लिए कोई उपहार लाना, इस तरह के कार्य करने चाहिए आपको, जिससे उन्हें उन्हें आभास हो कि वो जो कर रही हैं आपके लिए वो व्यर्थ नहीं है ना, वो सार्थक है, अपने परिवार के लिए कितना कुछ करती आई हैं, वो कर रही हैं। इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है, क्योंकि उन माताजी, उन महिलाओं के काम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है, समान मजदूरी अधिनियम अर्थात कानून, ध्यान दीजिएगा, जिसमें समान मजदूरी, मजदूर को समान जो वो है, मतलब समान काम के लिए समान पैसा देने की बात की गई है। उस कानून में यह कहा गया है, क्या कहा गया है, कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन या समान मजदूरी क्या होनी चाहिए, दी जानी चाहिए, ठीक है। आगे, बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। तो ये अक्सर देखने को मिला है। आप देखते होंगे कि फिल्मों जगत में भी जो काम करने वाली जो नायिका होती है, नायक से कम उसको क्या मिलता है, कम पैसे मिलते हैं, है ना। और आपको ये चीजें कल कारखानों में देखने को मिल जाएगी, मजदूरी में भी, है ना। और खेल कूद की दुनिया में भी जितने आपको पुरुषों के क्रिकेट लोकप्रिय हैं उतने महिलाओं के नहीं है, और महिलाओं को वेतन भी कम मिलते हैं। भले ही दोनों ने समान काम किया हो, मेहनत तो समान करना पड़ता है ना। भारत ने अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाहत होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। आप ऐसे समझिए कि माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, क्यों, क्योंकि लड़का जो होता है ना, वो क्या होता है, घर का उत्तराधिकारी होता है, संपत्ति पर उसी का अधिकार होता है ना। हालांकि अब सरकार ने नियम बदले हैं, लेकिन यही कारण है, जो संपत्ति के अधिकार के कारण है, यही कारण है कि लोग जो है पुत्र चाहते हैं, ताकि वह आगे की संपत्ति का वारिस मालिक बने, ठीक है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। सोचिए कितने घृणित लोग होते होंगे वो, है ना, कि जिससे जन्म लेते हैं, जिस महिला से, जिस जो है स्त्री से उनका जन्म हुआ है, उसी स्त्री को जब वो स्त्री जन्म लेने वाली होती है उसे मारने का निर्णय करते हैं। मतलब घिन आती है ऐसे लोगों पर। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िए, चीज़ों को समझते चलिएगा। ये समाज की बुराइयां हैं, जिसे आप आज पढ़ेंगे, आज समझेंगे, तो कल आप इसे खत्म करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, है ना। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर कितनी रह गई है, 919 रह गई है। अर्थात 1000 अगर पुरुष का जन्म होता है, तो ऐसे में 919, आप ऐसे समझिए कि 1000 पुरुष अगर है समाज में, तो 919 ही महिलाएं हैं, है ना। तो ये जो आंकड़ा है, इतना जो कम गया है, लगभग आपको 79 जो कम गया है, ये क्यों कम गया है, समाज में इन्हीं कुरीतियों की वजह से, जिनमें क्या करते हैं लोग, अपनी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही क्या करते हैं, मार देते हैं। हालांकि इसके लिए क्या है, नियम है ना। अगर कोई इस तरह के कृत्य में पकड़ा जाए, तो क्या होती है, उसको उसको दंडात्मक कार्रवाई होती है उसके साथ ही, उसके लिए साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। सोचिए मतलब कितना गंदे लोग हैं समाज में, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को मार दे सिर्फ इसलिए कि वो स्त्री है, और स्त्री उसके घर में उसकी माँ भी स्वयं स्त्री है। स्त्रियां भी इस कार्य में आगे देखने को मिलती हैं। चलिए, क्रोध आने लगता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। महिलाओं के साथ जो कुछ गलत उत्पीड़न होना, मतलब महिलाओं को किसी न किसी कारण से मारना, पीटना या उन्हें दबाना, उनका शोषण करना, है ना, उन्हें किसी तरह वो जो चाहती हैं वो न करने देना, है ना।
और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें, हिंसा मतलब उनके साथ गलत व्यवहार की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। अखबार जब आप खोलेंगे, जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगा। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। शहरी इलाकों में आज ही कलकत्ता वाली घटना पढ़ी है मैंने, 2 दिन हुए। उस महिला डॉक्टर को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है समाज में, जिससे हमें पता चलता है कि महिलाएं जो है समाज में हमारे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पुरुष जो है वो रहते हैं, इस तरह के पुरुष रहते हैं जो राक्षस से भी गए गुजरे हैं, क्या कहा जाए। वे अपने, कभी हमें भी घिन आती है खुद पर कि मैं भी एक पुरुष हूँ, है ना। घरों में सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पढ़ कर के आप समझ गए होंगे कि ना ही इस तरह के हिंसा को उत्पीड़न को झेलना है, शोषण को झेलना है बच्चियाँ आपको, और ना ही जो पुरुष इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप बच्चे कल के भविष्य हैं, है ना? जो लड़के पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, वो भविष्य हैं, और वो इस तरह का प्रण ले आज ही, आज ये कसम खाए कि जीवन में कभी इस तरह की घटनाओं में कभी संलिप्त नहीं पाए जाएँगे, है ना? आप हमेशा दूसरों के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे महिलाओं के लिए, है ना? अब देखिए ऊपर में एक आपको यहाँ पे दिया गया था, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये बता रहा है कि किस क्षेत्र में क्या है स्थिति। देखिए, ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं नीले कलर में, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको पीले में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 951 से अधिक जो है, जहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर 9 से 51 से अधिक महिलाएं हैं, वो केरला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है ना, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कौन है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम भी आ रहा है आपका। उसके बाद आपका आ रहा है मिजोरम और त्रिपुरा आ रहा है। तो बस इतने छोटे छोटे क्षेत्रों में जहाँ पर समझिए कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है, बाकी जगह से आप देखिए ग्रीन में देख लीजिए 926 से 950। सबसे बुरा कहाँ है, सबसे बुरा 875 से कम। देखिए 875 से कम कहाँ है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, है ना। देखिए हरियाणा में ही प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया था। सोचिए कि इस तरह की चीजें हमें लागू करनी पड़ती है समाज में कि बेटी को पढ़ाया जाए और बेटी को बचाया जाए, बचाया जाए, जो आपको जन्म दे रही हैं वह उन्हीं को बचाया जाए। ये तो मतलब समाज जो है ना पूरी तरह गिर चुका है, खत्म हो चुका है ना। इसी को तो कलयुग कहा जाता है। चलिए, पितृ प्रधान क्या होता है मैंने आपको समझाया है, फिर से समझने का प्रयत्न कीजिए। पितृ प्रधान अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है। शाब्दिक अर्थ क्या है कि पिता प्रधान होगा, पिता का शासन होगा, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य का पहचान कर सकते हैं, तो कीजिए, ठीक है ना, और देखिए आपके राज्य की वहां क्या स्थिति है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, यहाँ देखिए 50 मिलियन वुमेन्स मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव और वायलेंस, हिंसा के कारण 50 मिलियन, मतलब समझ सकते हैं ये आंकड़ा क्या होता है। 1 मिलियन जो होता है 10 लाख होता है, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ हो गया। आप सोचिए, ये जो है 5 करोड़ महिलाएं मिसिंग है, कहाँ पे, साउथ एशिया में, खो मिली ही नहीं ये। सोचिए कि मतलब इनके साथ क्या दरिंदगी, क्या गलत चीजें लोग करते होंगे। ये देश जो है, ये क्षेत्र क्या कहें हम, पढ़ाते टाइम भी क्रोध आने लगता है। चलिए देखिए, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? बिल्कुल, सामाजिक परिवेश, वो थी रूढ़िवादी परंपराएं। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर पर पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सके? तो देखिए, अमेरिका और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी जो यूरोप के देश हैं, उनमें नहीं, संतोषजनक नहीं। संतोषजनक तब कहा जाएगा जब इनकी जो स्थिति है वो 50% या उससे प्लस हो जाएगी स्थिति समाज में, है ना। इससे क्या होगा, भारत देखिए सबसे नीचे है, यहाँ पर निचले पायदान पर है। महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, देखिए चैप्टर आपका क्या कहता है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल, महिलाओं को राजनीति में आना ही होगा अपनी स्थिति को संवारने के लिए, ठीक है। तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कैसा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनकी भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह जो नारियों के लिए आंदोलन करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट पर, परिणाम पर। किस निष्कर्ष पर, किस परिणाम पर,
कि जब तक महिलाओं का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, सत्ता अर्थात शक्ति, राजनीतिक शक्ति पर, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। मतलब महिलाओं के अधिकार की बात करने के लिए महिला नेता ही तो चाहिए, महिला प्रतिनिधि तो चाहिए, तो महिलाओं की हिस्सेदारी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जो भारत की विधायिका है, लोकसभा, विधानसभा, वहां पे महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है, तो महिलाओं के लिए आवाज कौन उठाए, है ना। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी है। आप सोचिए कि 100% में मात्र 14.36% तक जो है वो महिलाओं की संख्या पहुंची है लोकसभा में। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, उनका प्रतिनिधित्व मात्र 5% से भी कम है। आप सोचिए, न के मात्र, नगण्य है ये तो। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। बिल्कुल, पृष्ठ 44 पर बॉक्स में मैंने दिखाया भी था आपको भारत कितना पीछे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। बिल्कुल है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है ना, पुरुष निर्णय करते रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो एक तरीका क्या है, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना है ना, कि महिलाएं ही बैठेंगी उन सीटों पर, कोई और नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, या तो वो सीट खाली रह जाएगी, या महिलाओं को प्रोत्साहन होगा कि भाई वो सीट खाली है, जाकर के हम क्या करें, वहां बैठ जाए। कहाँ पे, निर्वाचित संस्थाओं में। निर्वाचित संस्थाएं क्या है, लोकसभा, विधानसभा। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। पंचायत मतलब आपको पता ही है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं, स्थानीय व्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। जो स्थानीय सरकारें होती हैं, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद, मतलब 33% पद महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। उन पदों पर, उन सीटों पर कोई और नहीं बैठ सकता, सिर्फ महिलाएं ही बैठेंगी। नहीं महिलाएं मिल रही होती तो वो पद खाली रह जाएंगी। समझिए, तो आपको महिलाएं अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनका भविष्य जो है राजनीति में बहुत सुरक्षित है, उन्हें राजनीति में बिल्कुल कदम रखना चाहिए। थोड़े परेशानियां तो मानी तय है, लेकिन आपको अगर सीटें आरक्षित हैं तो उन सीटों पर जाकर बैठिए और अपनी महिला वर्ग के लिए और देश के लिए कार्य कीजिए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, गांव में और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं, नगर निगम, उनमें निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो ये कदम सराहनीय है सरकार द्वारा, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है, क्या मांग है, कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए, है ना। तो अभी आपको बता दूं, इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आपको लेटेस्ट बुक है, पिछले साल तो नहीं था। एक सरकार द्वारा, अभी वर्तमान मोदी गवर्नमेंट द्वारा ये पास किया गया था। कौन सा, नारी शक्ति वंदन, क्या चीज, नारी शक्ति वंदन, वंदन कानून, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 1/3, 1/3, मतलब टोटल सीट का 1/3, है ना, क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा से ये पास हो गया है, और यह जल्द ही अगले 2 से 3 सालों बाद पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। मतलब ये पास ही समझिए आप, बस अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने में थोड़े वक्त लगते हैं, समय लगते हैं। पास हो गया है तो लागू 100% होगा। तो ये एक खुशखबरी है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया है था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि में वह लटका पड़ा है। हालांकि ये पिछला डाटा दे रहा है आपको, अब पास हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है। बताइए, लोग चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार न मिले, है ना। देखिए, सोचिए, वो राजनीतिक पार्टियां जो महिलाओं को अधिकार नहीं देती होंगी, उन पर आप खास निगाह बनाए रखिएगा, क्योंकि आप वोट देने वाले जनता है, कल होकर वोट दीजिएगा आप, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन हमारे अधिकारों की बात कर रहा है, कौन सी पार्टी, हम उसी को वोट देंगे। यह पास नहीं हो सका है, हालांकि यह पास हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पूरा लेटर दे रहा है जो एनसीईआरटी। आप लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजन,
लैंगिक विभाजन जो है ये एक बात की मिसाल है कि कुछ खास में किस्म के जो समाज में विभाजन है उसको राजनीतिक रूप देने की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है ना। राजनीतिक रूप दिया जाना चाहिए जो विभाजन है उसको। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, ध्यान दीजिए, जब सामाजिक विभाजन समाज में जो बंटवारा है स्त्री और पुरुषों के रूप में जब एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो जो वंचित समूह है अर्थात जो समूह जिस समूह को अधिकार नहीं मिले थे कई वर्षों से उन समूहों को किस तरह लाभ होता है। तो अब देखिए महिलाओं को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। क्यों? क्योंकि वो जागरूक हो रही हैं। अब जागरूक होने से उनको ये अधिकार दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, है ना। चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। देखिए ये जो है, ठीक है, ये सारे गेट पर देख रहे हैं, गेट 8 9, ये पार्लियामेंट है, हमारा संसद भवन है। देखिए ये बता रहा है यहाँ पे, देखिए यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया था। क्या आप इस नजरिए से सहमत हैं? देखिए सारे गेट पर कौन है, पुरुष जो है क्या कर रखे हैं, अधिकार कर बैठे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे हैं कि चलो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और ये विधेयक जो है महिलाओं के लिए जो 1/3 मतलब 1/3 सीट जो है आरक्षित करने का ये पास हो जाएगा। तो ये देखिए अब तो ये पास हो गया है, खैर ठीक है, वर्तमान सरकार ने उसे पास करवा दिया है। पारिवारिक कानून देखिए ये क्या होता है। देखिए विवाह से संबंधित जब विवाह होता है तो परिवार में ही होता है, एक परिवार का दूसरे परिवार से होता लड़का लड़की का है, लेकिन दोनों परिवार भी तो जुड़ जाते हैं। तलाक हो गया, है ना। तलाक मतलब जो विवाह होता है उसके बाद जब किसी कारण विवाह टूट जाता है उसे तलाक कहते हैं। गोद लेना हो गया, और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून जो है ना, ये हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है ना, सभी धर्मों के लिए अलग अलग है, हालांकि एक जैसे होने चाहिए। अभी जो वर्तमान सरकार है जो लाना चाह रही है आपको कौन सा उसे बोलते हैं अ, नागरिक संहिता कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूसीसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो क्या होगा, देश में जितने भी धर्म जाति के लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक ही नियम होगा, विवाह के एक नियम, तलाक के एक नियम, है ना, उत्तराधिकार के एक नियम, हर तरह से एक नियम हो जाएंगे। महिलाओं के लिए एक जैसे नियम, पुरुषों के लिए एक जैसे नियम, मतलब धर्म जाति आधारित नियम नहीं होंगे देश में। कब आती है सरकार, देखिए, है ना। इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत लाभ है वो विरोध कर रहे हैं, जो देश हित में चाहते हैं फैसले आए वो समर्थन कर रहे हैं। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ठीक है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति इसको समझते हैं। देखिए धर्म क्या होता है ये तो आप अच्छे से भली भांति जानते हैं, है ना। ये आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो धर्म होता है। सांप्रदायिकता क्या होती है, देखिए धार्मिक कट्टरपंथ ही सांप्रदायिकता है। मतलब आप किसी धर्म को मानते हैं और आप कहें कि मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है बाकी सारे धर्म खराब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट्टरपंथ हो जाएगा और यही सांप्रदायिकता का रूप ले लेगा। कैसे कि जब आप कहेंगे कि मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है तो ये सामने वाला भी कह सकता है कि मेरा ही धर्म, नहीं नहीं आप तुम्हारा नहीं, मेरा धर्म सबसे ऊपर है। ऐसे में क्या होगी, आप दोनों में क्या हो जाएगी, फिर आप दोनों में बहसें छिड़ेंगी, बहस बहस फिर हिंसा तक पहुंच सकती है। और हिंसा तक पहुंचने के बाद क्या हो जाते हैं, सांप्रदायिक घटनाएं घट जाती है, दंगे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाता है। और फिर कौन जगह लेता है, राजनीति फिर उस चीज को सुलझाने का प्रयास करता है। चलिए आगे समझते हैं इस चीज को। आइए जब अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें। सामाजिक विभाजन किस प्रकार का है, यानी धार्मिक अंतर पर आधारित विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। यह विभाजन क्या है, लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है। मतलब लैंगिक विभाजन अर्थात जो लैंगिक विभाजन है वो तो सार्वभौम है, सब पर लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले लोग हो जाएं, या तो वो स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, है ना, या फिर वो ट्रांसजेंडर होंगे, है ना। तो आप सोचिए कि इस प्रकार के विभाजन तो धार्मिक विभाजन नहीं होते हैं, है ना। बहुत से पुरुष होंगे वो जो अलग धर्म को मानते होंगे, दूसरे पुरुष अलग धर्म को मानते होंगे, महिलाओं में भी ऐसा ही होगा, है ना। पर विश्व में जो धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है, ध्यान दीजिएगा, जो धार्मिक विभिन्नता है ये आज बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है, व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर
जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा था, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं जो मानते हैं उनमें अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि एक ही धर्म के लोग हैं, धर्म क्या है उनका, एक ही है, लेकिन उनकी पूजा पद्धति, उनका मानने का जो तरीका है, अगर वो डिफर हो जाए तो फिर धर्म एक ही होगा, लेकिन इसी को मानने वाले दोनों लोगों में क्या हो जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा, आपस में नहीं बनेगा इनका। और यही क्या कहलाता है, विभिन्न संप्रदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है। चलिए आपको हम एक आइडिया दे दिए तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो मतभेद क्यों होता है, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग हो जाती हैं, है ना। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है ना। जब राजनीति होती है तो इसी पर होती है ना, लोग जो है धर्म की राजनीति करते हैं ज्यादातर। जरा इन बातों पर गौर करें। कौन बातों पर, गांधी जी कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब ये तो आपको सुनकर अटपटा लगेगा, सर धर्म का तो राजनीति से डायरेक्टली संबंध बता रहे हैं गांधी जी। धर्म से उनका मतलब क्या था समझिए, हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं था, नैतिक मूल्य से था। देखिए आप एक चीज ध्यान समझिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है कि जो आपका धर्म होता है ना, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। जैसे आपका धर्म है क्या, पढ़ाई करना। अब जितने बच्चे मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं उनमें हो सकता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई या किसी अन्य जनजाति जाति आदिवासी समुदाय से हो, लेकिन सबका एक धर्म है, आप सभी बच्चों का एक ही धर्म है, क्या, पढ़ाई करना। ये धर्म है, ये रियल में एक्चुअल में यही धर्म है। नैतिक मूल्य इसी को बताता है कि आपका जो कर्म है वही तो धर्म है। वैसे भी कहा जाता है क्या, आपको आपने सुना होगा क्या कि कर्म ही क्या होता है, कर्म जो होता है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपना कर्म कीजिए और यही कर्म जो कर लेंगे तो अपना धर्म निभा लेंगे, है ना। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं था यहाँ, गांधी जी का धर्म का मतलब था क्या कि आप जो है आपके जो नैतिक मूल्य है जो आपको करनी चाहिए, है ना, उससे था। अब इससे गांधी जी यहाँ राजनीति से क्यों जुड़ा, देखिए जो राजनीति करते हैं, जो राजनीति में है, जो राजनेता है, उनका धर्म है उनको जिन लोगों ने चुन करके संसद तक पहुंचाया है उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और उसे ईमानदारी से लागू करवाना, है ना। नेताओं का धर्म तो यही होना चाहिए, लेकिन राजनीति तो बची हुई है पर नेताओं में धर्म नहीं बचा है ना, नैतिक मूल्य नहीं बचे हैं, इसलिए वो स्वयं के लाभ की ओर ध्यान देते हैं, जीत कर चले आते हैं। तो नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, है ना। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। धर्म का क्या मूल्य होता है कि भैया जिसके जो कर्म है वो अपने ईमानदारी से करे, है ना। कोई भूखा है तो उसे भोजन कराओ, ये थोड़ी देखोगे कि वो किस धर्म का है, उसे खाना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, है ना। आप जिस काम को करने गए हो वो काम किसी का हो, सामने वाला किसी धर्म का हो, आप उसके किसी धर्म को मानने वाला हो, पर आपका काम धर्म है कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करो, अपने काम को। अब मैं जैसे शिक्षक हूँ तो मेरा धर्म क्या है कि मैं सभी बच्चों को उनका धर्म देखे बगैर, मेरा ये धर्म कहता है कि मैं उनको क्या करूँ, ईमानदारी से पढ़ाऊं। तो ये धर्म का मतलब होता है, गांधी जी कहने का मतलब ये था। अपने देश के, ध्यान दीजिएगा, अपने देश के मानव अधिकार समूहों, जो मानव के अधिकारों की वकालत करते हैं, ऐसे समूहों का कहना है, क्या कहना है कि इस देश में जो सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो वो क्या कहते हैं मानव अधिकार आयोग, कि जो लोग सांप्रदायिक दंगों में मर जाते हैं वो कौन है, अल्पसंख्यक समुदाय के ही हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए, बिल्कुल उठाने चाहिए, है ना। महिला आंदोलनों का कहना है, क्या कहना है कि सभी धर्मों में जो वर्णित अर्थात लिखित पारिवारिक कानून है उसमें महिलाओं से भेदभाव करते हैं। मतलब सभी धर्मों का, आप समझिए जो धर्मों में जो कानून है, आप यहाँ संविधान की बात नहीं हो रही है, दिमाग दिमाग से हटा दीजिएगा। सभी धर्म में जो कानून है ना, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, पुरुषों को अधिक शक्तियां दी गई है धर्मों में भी। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें क्या करने होंगे, बदलाव करने चाहिए। अब सरकार उनमें बदलाव तो नहीं कर सकती है, पर सरकार ऐसा कर सकती है क्या कि संविधान में महिलाओं को बराबर अधिकार दे सकती है। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते, है ना। गलत कहाँ से है, सही तो है, अधिकार तो मिलने ही चाहिए ना। विभिन्न धर्मों से निकले विचार,
जो विभिन्न धर्मों से विचार निकले हैं या जो आदर्श है, विचार क्या होता है पता है आपको? आदर्श क्या होता है? वो आदर्श वो मूल्य होते हैं, वो बातें होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना, कि हमें ऐसा करना चाहिए। और जो मूल्य हैं वो राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं, है ना? कि जो विभिन्न धर्म में जो अच्छे विचार हैं, है ना? जैसे महिलाओं के, जैसे मैं मेरा बचपन से जब मैं पढ़ता था, जब मैं 8वीं क्लास में था, वहाँ मैंने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं पे देवता निवास करते हैं। तो महिलाओं का सम्मान तो करना चाहिए। देखिए बचपन में हमने जो पढ़ा है, उसी चीज़ को मैं आज तक ढो रहा हूँ और उसी के साथ मैं जीऊँगा। है ना? तो हमेशा ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें राजनीति में भी लानी चाहिए, है ना? कि महिलाओं का सम्मान हो। ये नियमों को संविधान में भी डालना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, है ना बच्चे? तो आगे कहता है, लोगों को एक धार्मिक समुदाय, ध्यान दीजिएगा, लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतें, जो धार्मिक समुदाय के तौर पर उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं या उनके जो हित हैं, अर्थात उनके जो लाभ है या जो माँग कर रहे हैं, उसको राजनीति में उठाने का अधिकार क्या होना चाहिए? होना चाहिए। समझ रहे बात को? जो लोग राजनीति सत्ता में हों, उन्हें धर्म के काम-काज पर नज़र रखनी चाहिए। है ना? कि धर्म के नाम पर जो है, किसी की अवहेलना तो नहीं की जा रही है, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है धर्म के नाम पर, या किसी के दमन में, किसी को दबाने में सहयोगी भूमिका निभाता है, मतलब सपोर्ट भी करता है, निभाता है, तो इसे क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, शासन अर्थात संविधान, कानून, तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि सभी धर्म जो है उनके अपने भले कोई और नियम हो, लेकिन जो स्त्रियों के जो अधिकार होने चाहिए या पुरुषों के जो अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार अगर समान रूप से संविधान बना करके लोगों को अधिकार दे रहा है, चाहे महिलाओं को या पुरुषों को, और इसमें अगर उनके धर्म, जो उनके पर्सनल धर्म है, उनके विरोध भी जा रहा है अगर, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे मानवता की बात होती है और मानव के जो अधिकार है वो उन्हें मिलने ही चाहिए, है ना? अब देखिए, सांप्रदायिकता एक शब्द आया था इस चैप्टर में, उस सांप्रदायिकता को अच्छे से समझिए थोड़ा-सा। समस्या तब शुरू होती है, देखिए समस्या शुरू होगी तब सांप्रदायिकता, स से समस्या, स से सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता तब शुरू होती है, तो समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। देखिए राष्ट्र का आधार जो है ना, वो धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म यहाँ यहाँ धर्म से, आपके कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ धर्म मतलब जैसे पर्टिकुलरली धर्म जो आप मानते हैं, है ना? जो कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, बहुत चीज़ें हैं। तो इसको कोई एक आधार नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है ना? हाँ, सभ्यता हो सकती है, क्योंकि आप जो हो, आप किसी धर्म को मानते हो, पर आप भारतीय हो, है ना? भारतीय सभ्यता को हो, है ना? आप हिंदुस्तानी हो, आप इस चीज़ को तो मान सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरे को दिखाता है। क्या? इस समस्या तब और विकराल हो जाती है, समस्या तब और बड़ी हो जाती है, जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप ले लेती है। तो बिल्कुल सरकार को ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वह एक ही धर्म को राजनीति में ला करके उसको क्या करे, समर्थन दे, क्योंकि यहाँ तो मानव राजनीति अर्थात क्या, राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। धर्म क्या कहता है कि जो सभी समुदाय हैं, एक समुदाय नहीं, सभी समुदाय को क्या करना है, समूह सभी समुदायों को सुरक्षा मुहैया कराना है, सभी समुदायों को बराबर अधिकार देने हैं, मानव के लिए नियम बनाने हैं, धर्म विशेष नियम नहीं होने चाहिए, है ना? पक्ष नहीं लेना है किसी का हमें, तथा इसके जो अनुयायी होते हैं दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। अनुयायी अर्थात, अनुयायी बोलते हैं किसी धर्म के अनुयायी, अर्थात किसी धर्म को मानने वाले, अर्थात जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले या इस्लाम को मानने वाले, है ना? या उसके जो धर्मावलंबी होते हैं, धर्मावलंबी मतलब उसके जो हेड होते हैं, जैसे अब जैसे किसी भी धर्म के जो हेड होते हैं ना, जो निर्णय लेते हैं, वो क्या करते हैं फिर, वो फिर जो है सरकार के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, मोर्चा खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारी क्या हो रही है, अनदेखी हो रही है। और ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से क्या माना जाने लगता है, श्रेष्ठ माना जाने लगता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को क्या मिलना चाहिए, समान सम्मान देना चाहिए। और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूहों के विरोध में खड़ा करने लगता है। ध्यान रखिएगा कि जो अपनी मांग है, आप ऐसी मांग रखें जिस मांग से दूसरे को क्या हो, परेशानियां ना हो। लेकिन आप अगर ऐसी मांग रखते हैं जिससे दूसरे समूह को परेशानियां हो रही हो, तो ऐसे में क्या होगा, एक दूसरे के विरोध में चले जाएंगे दोनों।
इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल अर्थात राज्य अर्थात सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी सत्ता का इस्तेमाल अर्थात अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है ना। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। क्लियर हुआ कि राजनीति को धर्म से इस तरह जोड़ना ही क्या है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर भी आधारित होती है। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर भी आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म क्या करता है, राजनीतिक समुदाय का, सामाजिक समुदाय का क्या करता है, निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही क्या है, सांप्रदायिकता है। कि आप क्या कर रहे हैं, किसी एक खास संप्रदाय को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे सांप्रदायिकता भड़क जाएगी। जो दूसरे संप्रदाय के हैं उन्हें बुरा लग जाएगा। तो इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं, है ना। जिस संप्रदाय को आपने समर्थन दिया है वो किसी खास धर्म में आस्था रखते हैं और एक ही समुदाय के होते हैं। उनके जो मौलिक हित हैं, मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों को आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। ध्यान दीजिएगा, जो उनके मौलिक हित होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही समुदाय है, एक ही धर्म के एक ही समुदाय की बात हो रही है, तो उनका सोच कैसा होगा, एक जैसा होगा। तथा समुदाय के लोग जो हैं, ध्यान दीजिएगा, जो समुदाय के लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता है। ठीक है, इस सोच में यह, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक बच्ची कुछ बोल रही, देखिए, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। देखिए, आप धार्मिक नहीं हैं अगर, फिर भी आपको जो है सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की परवाह आपको करनी चाहिए कि धर्म निरपेक्ष बना रहे, मतलब सरकार जो है किसी धर्म को क्या करे, समर्थन न दे। इस सोच में ध्यान दीजिएगा, इस सोच में यह बात भी शामिल है, कौन सी बात, कि किसी अलग धर्म को, ध्यान दीजिएगा, किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। बिल्कुल ये बात तो है कि दूसरे धर्म को जो मान रहे हैं वो दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होगी, है ना। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, और उनमें टकराव भी होगा ही। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनकी सोच भी तो अलग अलग होगी, उनके हित जो लाभ है, हित अर्थात लाभ, उनकी लाभ वाली बातें भी तो अलग अलग होगी, और उनमें क्या होगा, टकराव भी होगा आपस में। तो सांप्रदायिक सोच, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है, मतलब आप अपने धर्म की बात को लेकर के ज्यादा जब क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा आप क्या हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। फिर आपको लगता है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए, जो हमारा धर्म कहता है वही होना चाहिए, फिर आप औरों के लिए जगह नहीं रखते हैं, है ना। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदायों के वर्चस्व में रहना होगा, मतलब एक समुदाय जो कह रहा है वो दूसरे समुदाय को या तो मान लेना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा, और इस तरह क्या होता है, इस तरह क्या होता है, देश टूट जाता है। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं, हित अर्थात लाभ, एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है ना। दोनों धर्म मानने वाले के अलग अलग विचार होंगे, है ना। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, ध्यान दीजिएगा, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। हर समुदाय जो समूह है उसमें तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। एक ही समूह में अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना या उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है ना। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर रही है। देखिए क्या क्या रूप धारण कर रही है सांप्रदायिकता, देखिए ध्यान से। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति है दैनोदीन,
मतलब रोज के दैनिक जीवन मतलब होता है रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है क्या? इसमें धार्मिक जो पूर्वाग्रह होता है, मतलब किसी धर्म के विषय में आप पहले ही क्या बना ले, ये पूर्वाग्रह बना ले, ये मन में ग्रसित कर ले कि इस धर्म के लोग बुरे होते हैं, है ना, या इस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, ये पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से ये आपने क्या किया, एक एक विचार बना लिया अपने मन में। धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं, जो पहले से धारणाएं बनी होती है, मन में विचार बना लेते हैं आप कि ये लोग बुरे होते हैं, ये धर्म को मानने वाले अच्छे नहीं होते हैं या अच्छे होते हैं। और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं होती हैं, मतलब कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि जो हमारा धर्म है वो बाकी सारे धर्मों से क्या है, श्रेष्ठ है। तो इस तरह की जो मान्यताएं शामिल है ना, ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते हैं, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है ना, ये चीजें हमारे अंदर बैठी होती है। आपको, आप अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। मतलब जो व्यक्ति सांप्रदायिक होगा, जिसकी सोच में ये चीजें होंगी पहले से कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, हम बेहतर हैं, तो वो क्या करेगा, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा कि धर्म में भी हमारा चले, है ना, जो धार्मिक समुदाय है उससे भी हमारा बात आगे आना चाहिए, हम जो कहें वही माने लोग। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश, ध्यान दीजिएगा, उनकी यह कोशिश होती है कि कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है ना, कि जिनका संख्या अधिक होगा, हो सकता है कि अगर सांप्रदायिक हो जाएं, तब उनका जो है ना बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेगी वो। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है कि भैया हमको साथ नहीं रहना है, हमको अलग अलग हटना है। सांप्रदायिक आधार पर जो राजनीतिक गोलबंदी होती है, उसमें सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है ना, जो सांप्रदायिकता आधार होता है, उसमें ये है कि जो सांप्रदायिक आधार होता है, इसका दूसरा रूप क्या है कि राजनीतिक गोलबंदी बना लेते हैं ऐसे लोग। क्या कर लेते हैं, राजनीतिक गोलबंदी बना लेंगे सांप्रदायिक आधार पर आपस में, मतलब एक ही विचारधारा के। ऐसे मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति धर्म के प्रति कट्टरवाद है, अपने अपने विचारों को लेकर के इतना सख्त है कि वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसे लोग, ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति होगा, तो जितने ऐसे ऐसे सोच के लोग होंगे वो आपस में गोलबंदी कर लेंगे, और गोलबंदी कर करके क्या करेंगे, एक समूह बना लेंगे। और यही क्या है, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, कौन से प्रतीक, जैसे धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसी तरीकों का उपयोग बहुत आम है ना, कि जो अपने ही लोग होते हैं उनके मन में ये डर बैठा देते हैं कि भैया हमारी चीजें क्या होने वाली है, दबाने वाली है हमें, लोग हमारे धर्म को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इस तरह के डर बैठा देते हैं। और चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, है ना। तो चुनाव में क्या होता है, धर्म के नाम पर फिर क्या मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर क्या होने लगता है, हिंसा होने लगती है ना। जो दो सांप्रदायिक समूह है, वो आपस में अपनी बात मनवाने के लिए क्या, किसका सहारा ले लेते हैं, हिंसा का। फिर हिंसा होगा तो दंगा भी रख जाएगा, और दंगा और नरसंहार, मतलब लोग मारे जाते हैं, ऐसी भी घटनाएं सामने आती है। विभाजन जो हुआ था, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, याद रखिएगा। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा से, क्योंकि ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, कट्टर होते हैं, वो किसी बात को सुनना नहीं पसंद करते और वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, वो जानते थे, क्योंकि ये घटना घट चुकी थी पहले ही 1947 में। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, और इसी आधार पर वह संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम पिछले साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है, मतलब किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, ध्यान रखिएगा। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक अर्थात गलत घोषित करता है, याद रखिएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए, और कोई भी धर्म पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का आज़ादी देता है, कौन, संविधान, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में, ध्यान रखिएगा,
इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए, जितने धार्मिक समूह है वो उनमें समानता बनी रहे, इसके लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, शासन क्या कर सकता है? शासन अर्थात न्यायालय या फिर नेता जो लोकसभा बैठते हैं, वो ऐसे नियम बना सकते हैं जो लोगों के लिए जरूरी है, भले ही वो धार्मिक रूप से किसी समुदाय को, किसी धर्म के लोगों को बुरा लग सकता है ना। जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक कानून, या नहीं सुना तो जान लीजिए। जो ट्रिपल तलाक कानून है, ठीक है, ये ट्रिपल तलाक कानून तो एक बुरा कानून था, जो किसके खिलाफ था? महिलाओं के खिलाफ था। और इसके लिए सरकार ने क्या बनाए? कानून बनाए। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया बाद में कि ये कानून गलत बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अर्थात हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये सही कानून है, महिलाओं के अधिकार को लिए है। ठीक है, तो क्या किया गया फिर? अब देखिए, ये ट्रिपल तलाक कानून किस में था? तो ये इस्लाम धर्म में था कानून ये। लेकिन इस कानून को ये कानून इसलिए था कि मतलब जैसे पुरुष अगर महिला को 3 बार तलाक 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 कहता है, तो ऐसे में उनके रिश्ते टूट जाते थे, विवाह टूट जाता था। ठीक है, हालांकि टूट जाते थे। तो इसको कहा गया कि इस तरह से गुस्से में जो वर्षों का रिश्ता है, सालों का रिश्ता है, इसको इस तरह से खत्म करना सही नहीं है। अगर तलाक चाहिए तो आप जो है कोर्ट में पहले अर्जी दीजिए, न्यायालय में, और न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। तो ऐसे में रिश्ते बच सकते थे। हो सकता था कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को लगे कि मैंने गुस्से में गलत बोल दिया, और रिश्ते बच सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो इस तरह से आप समझिए कि न्यायालय ने क्या किया? हस्तक्षेप करते हुए, और न्याय हमारी जो कार्यपालिका है उसने, विधायिका ने हस्तक्षेप करते हुए महिलाओं के लिए यह नियम बनाए थे ट्रिपल तलाक वाले। तो ये अधिकार कौन दिया है? ये जो हस्तक्षेप किया विधायिका ने और न्यायालय ने, ये अधिकार किसने दिया? यह अधिकार दिया है किसने? शासन ने। शासन अर्थात संविधान ने दिया है। ध्यान रखिएगा, संविधान ने अधिकार दिया है। इसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है क्या कि जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। देखिए, अब देखिए, आप हो सकता है छुआछूत जो है मतलब कि जैसे कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, हालांकि अब चीजें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, लोगों के मन से निकल गई हैं, लेकिन पहले ये चीजें थी। इसलिए इसके खिलाफ भी किसने नियम बनाए? शासन ने नियम बनाए, है ना, विधायिका ने नियम बनाए। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। जो धर्मनिरपेक्षता है, ये सिर्फ किसी पार्टी की विचारधारा भर नहीं है, या व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, बल्कि यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। मतलब संविधान जो है वो किसी भी धर्म से ऊपर क्या मानता है? मानवता को मानता है, लोगों के अधिकारों को मानता है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की जो बुनियादी अवधारणा है इसके लिए भी एक चुनौती है, यह एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अकेले सिर्फ इसके बूते, संविधान के बूते इसका सामना नहीं किया जा सकता। कैसे? तो दिखाता है, देखिए, और क्या चाहिए हमें अपने दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों, मतलब इस तरह के जो विचारधाराएं आती हैं जो सांप्रदायिक दंगे फैर भड़का सकती है, और दुष्प्रचारों, गलत प्रकार के प्रचारों से मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में रहकर करने की जरूरत है। क्लियर है? और जाति और राजनीति अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी है। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी क्या है? नकारात्मक या नुकसानदेह, है ना। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं, देखिए, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। आप देखेंगे कि स्त्री पुरुष, है ना, ये और धर्म के आधार पर विभाजन तो आपको दुनिया भर में देखने के मिलेंगे, पर जाति आधारित जो विभाजन है सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है ना। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। सभी समाज में देखेंगे तो श्रम का विभाजन हो रखा है। काम, श्रम का अर्थात काम का तो बंटवारा हो ही रखा है कि पुरुष क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगी। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मतलब जो पिता काम करता है उसी काम को पुत्र अगर संभाल लेता है, जो पेशा, उसी चीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। पीढ़ी मतलब एक वंश से दूसरे वंश में, पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र, इस तरह से। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अतिवादी मतलब कि उस चीज को अधिक ज्यादा सीरियस ले लेते हैं लोग। अन्य समाजों, ध्यान रखिएगा,
अन्य समाजों में मौजूद जो असमानताओं से एक खास अर्थ में भिन्न है। मतलब ये ऐसे समझिए कि अ, असमानता के एक खास अर्थ में महत्वपूर्ण है, अर्थात दो तरह की जो समाजें हैं, जो एक समाज में जिस तरह के कार्य होते हैं उनको जैसे किया जाता है, और दूसरे समाज वाले दूसरे उसी समाज में जो दूसरे तरह के कार्य करते हैं उनमें एक खास तरह का अंतर देखने को मिलता है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। अर्थात आप देखेंगे कि एक ही वंशानुगत, जैसे ऐसे समझ लीजिए ना कि कोई व्यापार कर रहा है ना, फिर उसका पुत्र भी व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाने लगता है ना। जैसे ऐसे समझिए राजा का पुत्र राजा होगा, ऐसे ही समाज में परंपराएं थी, तो ये क्षत्रिय का हो जाता था। इस तरह से एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी क्या किया जाता है, देखा जाता है। समझ रहे बात को ना। तो एक ही जाति के लोग एक तरह के काम कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि किसान, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो लोहे का काम कर रहा है लोहार, या बढ़ई जो मिट्टी का काम कर रहा है घड़े बना रहा है एक पूरे समाज के लोग, तो उसको कुम्हार कहा जाता है। तो इस तरह के आपको सामाजिक समुदाय के रूप देखने को मिलेंगे। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का भी संबंध रहता है। मतलब ऐसे समझिए कि कुम्हार की शादी होगी तो किसी कुम्हार के लड़के बेटी की शादी होगी तो किसी कुम्हार के लड़के से होगी। इस तरह के रिश्ते देखने को मिलते हैं अक्सर। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। हालांकि यह पुराना हो गया है, अब तो ये आम हो गया है ना। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज अंत्यज क्या बोल रहा है, अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। मतलब ऐसे जातियां जिन्हें छोटा समझा जाता है उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहा है था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी ऑलरेडी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले कौन है, ये ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे, वह समाज सुधारक है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर, ठीक है, इन जैसे जो राजनेता थे, इन्होंने और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की, उसका वकालत किया, उसके लिए किया गया काम किया है ना। तो इस तरह से जातिगत समाज में छुआछूत जाति तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। हालांकि राजनीति इसी पर टिकी हुई है ना, राजनीति तो इसी पर टिकी हुई है। वरना सबके नाम से टाइटल हटा दे और दो ही जाति बनाए सिंपल, एक गरीब दूसरा अमीर, गरीब अमीर बनने का प्रयास करे, अमीर अपना मस्ती से जीता रहे। लेकिन समाज में इसी जाति के आधार पर वोट मिलते हैं राजनेताओं को, तो ये जातिगत चीजें खत्म ही नहीं की जाती है। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया हुआ है ना। आर्थिक विकास जो है या शहरीकरण, ध्यान दीजिएगा, साक्षरता, मतलब जब आप जब अमीर बनते हैं, धनी बन जाते हैं, ठीक है, और शहरों में जब रहने लगते हैं और जब पढ़ लिख जाते हैं और शिक्षा का जब विकास हो जाता है उस समाज में, और पेशा चुनने की आजादी होती है कि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से, गांव में क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था जब कमजोर पड़ा, गांव में जमींदार जो जमीन के मालिक होते थे वो कमजोर पड़ गए। इससे जाति व्यवस्था का जो पुराना स्वरूप था और वर्ण व्यवस्था पर टिकी जो मानसिकता था उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बसें में आपके साथ बैठा कौन है, या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है ना। तो इससे तब कोई मतलब नहीं रह जा सकता, है ना। पिछले मैं मेरा उम्र भी 32 साल हो गया, मैंने अब तो नहीं, अब बिल्कुल पहले भी नहीं देखा था, अब तो बिल्कुल भी ये चीजें देखने को नहीं मिलती है और खुशी होती है ना। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का क्या किया गया है बच्चे, निषेध किया गया है, मना किया गया है। संविधान इस बात की मना करता है कि आप अगर कोई जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता हुआ पता लगा तो उसके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई होगी। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर वो क्या रह जाएगा, हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन जो आज का जो भारत है उससे जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, पूरी तरह तो विदा नहीं हुई है, पर जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। चलिए,
एनसीईआरटी कह रहा है तो मानिए, मैंने तो अभी तो नहीं देखा, आपने अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको संवैधानिक अधिकार है और ये गलत है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले से शिक्षा से वंचित रखा गया, मतलब दूर रखा गया, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर क्या है, पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगरी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। अगरी जाति मतलब जो जाति शिक्षित थी, पहले से पढ़ी लिखी थी, उनका अनुपात सामान्य रूप से काफी ज्यादा है, असामान्य रूप से। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स में ये आप देख सकते हैं, ठीक है। राजनीति में जाति का क्या मूल है, देखिए। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। ऐसा माना जाता है कि एक ही जाति के लोग समाज का निर्माण करते हैं, हालांकि ये गलत है। शहरों में आप देख सकते हैं कि विभिन्न जाति समुदाय के लोग समाज का निर्माण कर लेते हैं। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित अर्थात उनके लाभ एक जैसे ही होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल जोल नहीं होता है। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में भी सेम चीज देखा था, है ना, वहां भी समूह बनाया जा रहा था, एक ही सोच वाले लोग। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती, बिल्कुल पुष्ट नहीं होती। आज हम देखते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं मैच खाती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। बिल्कुल, राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। ऊपर में थोड़ा देख लेते हैं, देख लीजिए बच्चे क्या कर रही है। मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती। हम पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सच्चाई ये है कि आप तो अभी विद्यार्थी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, आज मैं शिक्षक बन गया हूँ। तो मैंने भी कभी जातिवाद जाति सूचक या जाति वाले चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जो स्कूलों में मित्र होते थे, वो भी ना कभी जाति की बात करते थे, ना कभी इस बारे में हमारी कोई रुचि होती थी, है ना? हम चीज़ों को मिलकर साझा करते थे और उसे मस्ती में एंजॉय किया करते थे। हालाँकि ये इसके बारे में इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम जो गलतियाँ हो चुकी है, उनको फिर ना दोहराया जाए, ठीक है? इसके लिए इन चीज़ों को फिर से पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए, तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए? क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? चुप रहने से जाति व्यवस्था बिल्कुल समाप्त नहीं होगी, बोलने से समाप्त होगी, है ना? किसी तरह से समाप्त करना ही होगा। जब पार्टियां चुनाव के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब रखने में रखती है। बिल्कुल। और इस बार भी हमारे क्या बोले जाए मुख्यमंत्री, जो मैं बिहार से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या जातिगत जनगणना करवाई थी। हालांकि एक मैं शिक्षक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस लेवल पर जा करके, मैं सिर्फ आवाज ही उठा पाया, कहीं कहीं लिख पाया, लोगों को जागरूक कर पाया, लेकिन उससे कुछ लाभ हुआ नहीं, क्योंकि ये नेता लोग क्या है, सत्ता पर काबिज है, इनको शक्ति अधिक प्राप्त है और ये जातिगत चीजों को और बढ़ावा देते हैं। जरूरतमंद लोगों तक सुविधा पहुंचाने के बजाय जातिगत लोगों तक सुविधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे जाति और बढ़ती है ना? समाज में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों से थे, लेकिन आज उस उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। और ऐसी बहुत से मेरे मित्र हैं जो पिछड़ी जाति से हैं और उन तक कभी सुविधाएँ नहीं पहुँची है और आज की स्थिति में भी उन तक सुविधाएँ नहीं पहुँच रही है। क्योंकि पिछड़ी जाति में ही जो लोग आगे निकल चुके हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे पदों तक पहुँच चुके हैं, वो उन अवसरों को उठा लेते हैं। तो जो ऑलरेडी समाज में आर्थिक रूप से गरीब हैं, वो उन अवसरों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए समाज में चाहिए नेताओं को कि वह उन लोगों तक वो सुविधाएँ पहुँचाएँ जिनसे वो लोग अब तक वंचित थे, अर्थात जो लोग अभी तक वंचित हैं उनको वो सुविधाएँ मिले, जिन्हें वो सुविधाएँ प्राप्त हो चुकी हैं समाज में, उन्हें उसका लाभ अब नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में जनसंख्या अधिक है और बहुत चीज़ें लोगों को सुविधाएँ कम मिल रही हैं। खैर, ये तो बाहरी चीज़ें हो गई, लेकिन आपको एक समझ की ज़रूरत है, इसलिए मुझे बताना सही लगा। तो हिसाब ध्यान में रखती हैं, ताकि क्यों रखती हैं ये पार्टियाँ जातियों का?
ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। मतलब लोग आज भी अगर जाति पर वोट करते हैं तो एक शर्म की बात है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते रहते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है ना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? देखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब जब 18 साल के हो जाएं आप और सभी को चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को, या फिर ट्रांसजेंडर हो, सभी को क्या मिले? अधिकार, वोट देने का अधिकार मिले, तो इसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था हो, है ना। तो इसने, ये जो व्यवस्था हुआ है, इसने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है क्या, कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। मतलब लोगों को जोड़े आपस में, है ना, इकट्ठा करे ताकि वो उन्हें वोट दे सके। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। क्लियर है? शहरीकरण क्या है? देखिए, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना ही क्या है? शहरीकरण है। सामान्य सी बात है, ठीक है। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, देखिए इसको देख लें। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता क्या है? देखिए, जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। अभी 2021 में जनगणना होने वाली थी लेकिन नहीं हुई है। 2025 में होने की बात कही जा रही है। देखिए क्या होता है, कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं, जैसे धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग कुछ बताते हैं। ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर लिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। आजादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया है, इसके आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगी। ये आंकड़ा क्यों दिया गया है पता नहीं। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी क्या होती है? लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल है जिनके नाम सरकारी अनुसूची में क्या है? दर्ज हैं। सरकारी अनुसूची मतलब सरकारी लिस्ट में। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। क्लियर है? अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वह हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। ठीक है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। अभी देखिए यहाँ पे 79.8% हिंदू है ना, और इसमें से 14.2% क्या है, यहाँ पे मुसलमान है भारत में। ये 2011 का आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा 2011 का। 2025 में जब आएगा तो नया डेटा आपको पढ़ने को मिलेगा। ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, अन्य में शामिल है बौद्ध, है ना, 0.7%, जैन 0.4 से
अन्य धर्म 0.7%, कोई धर्म नहीं जो जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं ऐसे 0.2%। ये स्रोत कहाँ से है? जनगणना 2011 से लिया गया है। देखिए राजनीति में यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, कुछ छूट रहा हो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे था ना कि माना जाता था। इसके अलावा लिख रहा है क्या कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण, ध्यान दीजिएगा, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण, जोर देना मतलब राजनीति की ज्यादा राजनीति पर की बात करने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का ही खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देखिए, हर चीज पूरी तरह से आप मना कर देंगे वो भी सही नहीं है ना। तो ऐसा है कि सिर्फ जातियों का खेल नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जातियाँ जो है, ये राजनीति में आज भी हावी हैं। देश के किसी भी एक समुदाय सॉरी देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा समझिए किसी क्षेत्र में 10 लाख की आबादी वाले 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में नेताजी को एक ही जाति के लोग तो नहीं मिल जाएँगे सिर्फ़। तो क्या होगा? हर जाति के लोग होंगे तो हर जाति के लोगों के लिए एक जैसे मतलब सुविधाएँ देने वाली कानून का निर्माण करना होगा, या उन सब के लिए ऐसी योजनाएँ बनानी होगी जिससे सभी जाति के लोगों को फ़ायदा हो, तब जाके वो चुनाव जीत सकते हैं। क्लियर है? कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। समझ में आया? कि अगर किसी पार्टी का आप सुने होंगे वोट बैंक, ये जाति जो है इस पार्टी का वोट बैंक है, मतलब उस जाति के ज़्यादातर लोग जो हैं उस पार्टी को वोट देते हैं, मतलब सभी लोग नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो, है ना? किसी चुनाव के क्षेत्र में किसी एक जाति का किसी एक ही जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो कि भैया इस पार्टी के जो नेता है, इस पार्टी का इस जाति का समर्थन जिस नेता का है वही जीतेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब उसी जाति के 2-3 उम्मीदवार खड़े हो जाएँगे अलग-अलग पार्टी से, तब लोग किसको वोट देंगे? ये सब तो उन्हीं की जाति का नेता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी-किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। कभी-कभी लोगों को ऐसा भी मिलता है कि उनकी जाति का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनको नेता चुनने हैं। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल मतलब जिस पार्टी की सरकार है, जिस दल की सरकार है, सत्तारूढ़ दल उसी को कहा जाता है। जो सत्ता पर आरूढ़ है मतलब बैठा हुआ है, सत्ता पर आरूढ़ है, बैठा हुआ है। ऐसा दल, ऐसी पार्टी वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है ना? ऐसा होता है, जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अगले चुनाव में क्या होते हैं? हार जाते हैं। अगर जातियों और समुदायों के राजनीतिक पसंद एक ही होती, मतलब लोगों की पसंद अगर जाति ही होती, तो ऐसा संभव नहीं होता कि उसी उसी जाति का सेम आदमी अगली बार चुनाव में हार जाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं, है ना? मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं, कई बार पार्टियों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग-अलग होते हैं। अमीरों को अलग सुविधाएँ चाहिए होती है और गरीबों को अलग सुविधाएँ चाहिए होती है। एक ही समुदाय, अमीर और गरीब लोग अक्सर-अक्सर पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय समकार सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। अर्थात जिस प्रकार के नेता उस क्षेत्र में कार्य करेंगे, नेता लोकप्रिय होंगे, उनका असर चुनाव पर अक्सर देखने को मिलता है ना? जाति के अंदर राजनीति समझ लेते हैं। जाति के भी अंदर राजनीति देखने को मिलती है क्या? अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है ना? पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफ़ा संबंध होता है, बिल्कुल भी नहीं। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है ना? कि
जो राजनीति होती है उसमें विभिन्न जाति के नेता क्या होते हैं, सामने उतर जाते हैं और अपनी अपनी जाति के भलाई की बात करते हैं। ऐसे में ये अखाड़े में जाति व्यवस्था जो है एक बार फिर से क्या होती है, पहचान बनकर उभर जाती है उनकी, कि भैया इस जाति का होना लाभदायक है ना, वोट इन्हीं को मिलेगा। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है कई बार। यह चीज अनेक रूप ले लेती है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप सोचिए, आप बच्चे, मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, क्या इस तरह से राजनीति को बढ़ावा देना, क्या राजनीति को जातिगत राजनीति को बढ़ावा देना, क्या लोगों से उनकी जाति को दूर किया जा सकता है, जातिगत सोच को? उत्तर दीजिए कमेंट में। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। मतलब अपना दायरा बढ़ा रही है, जाति समाज से दूर नहीं हो पा रही है, क्योंकि राजनीति इसी पर टिक गई है आने वाले समय में। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की क्या करती है, कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद अर्थात बातचीत और मोल तोल होता रहता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। आइए इन चीजों को देख लेते हैं। एक बार ये आंकड़े दिए हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले प्रतिशत अनुपात 1999 से 2000 के बीच में डाटा लिया गया था। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 45.8% अनुसूचित जनजातियां, है ना, तो ये आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा। शहरी क्षेत्रों में 35.6% अनुसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं जो गरीबी के नीचे जी रही हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और जातिगत असमानता, इस शायद हमने पढ़ाया आपको, नहीं अभी नहीं पढ़ाया। देखिए, जातिगत असमानता क्या है, देख लीजिए। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधारित जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई है, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति बनाए रखा, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी है। कैसी? निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल से ही ढूंढे मिलता था। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाब से मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियों के बीच स्थिति जातियां बीच की स्थिति में है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में जो सरकारी गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, जीवन बसर करने वाले लोगों में ज्यादा बड़ी संख्या में सबसे निचली जाति के लोग ही हैं। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से जातिगत चीजों को एक तरह से ऐसे में खत्म करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए, अपार्थेड एक वर्ड है जो आया था कब, देखिए अपार्थेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंग भेद। क्या बोलते हैं? रंग भेद। और रंग भेद क्या है, देखिए, अब लोग जो है किस स्तर तक जा सकते हैं, क्या बोला बताया जाए, कि लोग कलर से भी जज करते हैं, लोगों के रंग देखकर भी। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों को चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक। ये कहानी आप कविता टाइप में पढ़ लीजिएगा, ये बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो ये जो रंग भेद की नीति है ना बच्चे, रंग भेद, अपार्थेड, ये आपको ऐसे समझिए, इंग्लिश में है, इसको हिंदी में आपको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है।
तो जो अपार्थेड होती है, रंग भेद की नीति होती है, इस नीति के अनुसार जो है ना, गोरे काले में भेद नहीं सुनते हैं आपकी। जो अंग्रेज आए थे भारत में तो वो कालों से नफरत करते थे कि भाई जो सांवले रंग का है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में भी काले रंग के लोगों का जो है अधिकार नहीं दिया गया था। नेल्सन मंडेला ने वहां पे आंदोलन किया था। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं अपार्थेड, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा जाति, है ना। तो ये गोलबंदी हो रही है, मतलब जातिगत राजनीति तो बढ़ ही रही है, जाति और बढ़ रहा है इस तरह से घटने के बजाय। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। ठीक है। मतलब देखिए, आप अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो जाति को खत्म करना चाहती है। उनको लिए जातिगत पहचान कोई बड़ा मूल नहीं है, जाति उनके लिए कोई बड़ी स्थिति नहीं है। आप भी समझते होंगे इस चीजों को। लेकिन जो सरकारें हैं ना, या फिर जो नेता हैं, या फिर जो राजनेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो इसी को आधार बनाकर इन चीजों को और हवा देते हैं, बल देते हैं जातिगत चीजों को, और इसी के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि वो अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को करने के लिए उनको न धन की आवश्यकता लगती है, न मेहनत लगता है ना। लोगों को बस उकसा दो और वोट पालो। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं, है ना। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है ना। कि कुछ खास स्थिति में, हर स्थिति में नहीं, है ना। ऐसे सोचिए कि जो को किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीब है और उसके लिए कोई योजनाएं बन रही हैं गरीबों के लिए, तो वो तो हर जाति के लोगों को मिलेगी, तो इससे फायदा सबका होगा और गरीबी कम होगी। लेकिन अगर कुछ जाति के लोगों को ही अगर योजनाएं बन रही हैं, आप सोचिए, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति उस एक जाति के गरीब लोगों को फायदा होगा ही, साथ अमीरों को होगा। लेकिन जो दूसरी जाति के गरीब हैं, उनको तो ये फायदा नहीं होगा, तो गरीबी समाज से मिटी कहाँ। पता नहीं राजनेताओं को समझ नहीं आता है। खैर, आप इस चीज को समझते चलिए और पढ़ते चलिए और समझते भी चलिए। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है ना। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता नहीं, हो रहा है ना। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, बिल्कुल धर्म को भी एक तरह से हवा देना गलत है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता नहीं है, भटक रहा है। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा दिया जाता है, इस तरह से ये बढ़ावा मिलता है। तो खैर, एनसीईआरटी ने जो पढ़ाया उसको आप समझिए, ठीक है। लेकिन आने वाले भविष्य की पीढ़ी है आप, ठीक है, और विकास करेंगे, और इस विकास के रास्ते में ध्यान रखिएगा कि हमें जातिगत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। हमें लैंगिक मसले पर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करनी है। हमें जो ज़रूरतमंद है, जैसे बालक, महिला, वृद्ध, इनके अधिकारों की वकालत करनी है और इन्हें समान न्याय दिलाना है। ठीक है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, इस पर बल दीजिएगा। ठीक है। आपके लिए, इसके लिए यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ बनाए रखा। वीडियो को एक बार नहीं देख पाते हैं आप, तो मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को 2 बार में देखा करें। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।